हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास से ही हम लोग मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मौलिक अधिकारों पर चर्चा पिछले 2 क्लास में हो चुका है। मौलिक अधिकार का 6 प्रकार का अधिकार है और इसकी विशेषताओं और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो बनता है उन सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकार है वो 6 अधिकार को जानेंगे, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक जो है दिया गया है। इसमें छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे बड़ा मुद्दा है और समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। जो संविधान बनने से पहले जो हमारे समाज में जो छुआछूत की जो एक कुरीतियां थी, उसे समता के समानता के अधिकार के तहत ही इसे समाप्त किया गया है। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, तो राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, जो कि आपको आगे आर्टिकल 18 में मिलेगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो सके। अब जो आर्टिकल 14 में है वो जो कि 14 से 18 तक समानता की बात करता है, तो 14 में किस समानता की बात करता है? तो पार्टिकुलर जो 14 है, आर्टिकल जो 14 है, उसमें विधि के समक्ष समानता की बात करता है। कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर और कोई पदाधिकारी, और प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो, वो विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई हो सकती है। विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 15 जो है उसमें धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद करना निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद न करने का राज्य को निर्देश देता है। लेकिन अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध भी किया है। और अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, यानी अवसर की समानता जो है अनुच्छेद 16 में दिया गया है। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक ना ही अपात्र होगा और ना उसमें विभेद किया जाएगा। पिछड़े वर्ग जिसका पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है उसके लिए विशेष सुविधाएं दी गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा चुका है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है, यानी वर्जित है, तथा उसमें उत्पन्न किसी अयोग्य को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 क्रियान्वित किया, जो अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड का विधान भी करता है। इस अधिनियम को अस्पृश्यता संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। मूल अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 रखा गया है।
जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 जो हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो संशोधन किया गया था, इसे एक मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। आगे जो अनुच्छेद 18 दिया गया है, ये उपाधियों का अंत करता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी शिक्षा के अतिरिक्त कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। दूसरा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसकी बातें कही गई है। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि जब तक समानता नहीं रहेगा और स्वतंत्रता नहीं रहेगा तो लोगों में, जो देश में, किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है तो उसकी कोई भी मान्यता नहीं रह जाएगी। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। अतः स्वतंत्रता को किसी प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेद मिलकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अध्याय निर्मित करते हैं। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता है और यह कई तरह के भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। भूतलक्षी प्रभावी वित्तायन, किसी कानून का क्रियान्वयन तथा पूर्ववर्ती काल से लागू करना। द्वैत दंडादेश है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए केवल एक बार दंड मिल सकता है और प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। अपने विरुद्ध साक्षी बनने का प्रतिषेध है। किसी भी अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आगे जो 21 है वो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो ये हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी भी समय जैसे कभी राष्ट्र में आपात लागू होता है 352 के तहत तो सारे अधिकार छीन लिया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 21 जो है ये व्यक्ति के पास ही रहता है, क्योंकि ये जीवन जीने और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 भाग 3 की आधारशिला भी माना गया है। अनुच्छेद 22 भी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यह अपनी रुचि के विधि व्यवसायी के परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने से वंचित नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश करना रहता है। तीसरा जो है अनुच्छेद 23 से 24 है, वो शोषण के विरुद्ध बातें करता है। शोषण के विरुद्ध अपने देश में करोड़ों लोग गरीबी, दलित, शोषित और वंचित है, या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो रहा है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा भी जाता है। इन दोनों प्रकार के शोषणों और संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्ठे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। संविधान के
अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने और खदान में जहां खतरनाक काम होता हो वहां पे नियोजित करना वर्जित है। आगे जो है अधिकार, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक बातें करता है। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक कहा गया है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी स्वतंत्रता प्रदान किया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करती है। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये इसे जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि धर्म और संप्रदाय के मामले में जो कभी कभी कंट्रोवर्सी या कभी कभी समाज में जो तनाव उत्पन्न होता है, इसीलिए सभी लोगों को ये बातें जानना जरूरी रहता है। आगे है शिक्षा, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 और 30 में बातें करता है। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का भी अधिकार है कि वो अपने समुदाय में केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोलने का इसे अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का भी अधिकार दिया गया है। और नीचे संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार में रखा गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो सभी नागरिकों को जानना जरूरी है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की भी संज्ञा दिया गया है। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ है कि न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश दे सकता है। परम आदेश, यह आदेश तब जारी होता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। तीसरा है निषेध आज्ञा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करते हैं तो ऊपर की अदालतें, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, उसे करने से निषेध जारी करता है। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के बारे में कहा गया है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर उसका कानूनी रूप से हक नहीं था, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद से या कार्य करने से रोक सकती है। उत्प्रेषण या रिट जारी। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उनके समक्ष विचाराधीन मामलों को उनसे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे अपने अदालत को हस्तांतरित कर सकता है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार के जितने प्रकार का अधिकार दिया गया है उन सारे अधिकारों को आज हमने जाना। आगे हम मौलिक अधिकार के महत्व को जानेंगे कि इतना महत्वपूर्ण हमारे संविधान में मौलिक अधिकार क्यों है।